Hello student. In previous class we have discussed about the knuckle joint or design of knuckle joint, but here we are discussing about the lever and its design. So there are some content of this lecture. First one is the introduction, second one is the types of lever. There are mainly three types of lever have to be discussed in this lecture according to our syllabus: design of hand lever, design of foot lever, and design of bell crank lever. So first one, introduction. What is the lever? Lever is the simple machine which is pivoted through a pin, a fixed point, okay, and it consists of the rod. The lever revolve about a pivoted point is called fulcrum, and जो जिस पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व करेगा, टर्निंग होगा, उसका टर्न करेगा या रोटेट करेगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, और उस सपोर्ट को हम बोलते हैं फलक्रम इन टर्म ऑफ द लीवर. ओके, तो लीवर के मेनली जो टर्म होता है, जो मेनली टर्म है, ये यूज किया जाता है. जो लीवर हैव टू बी यूज फॉर lifting of load with applied the small effort. ओके, यानी मैक्सिमम लोड को हम क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं कम एफर्ट लगा कर, यानी स्मॉल एफर्ट लगा कर हम क्या कर सकते हैं, बहुत मतलब हेवी वेट को हम क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं. तो जो एक टर्म है मैकेनिकल एडवांटेज. ओके, तो मैकेनिकल, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज? इट इज द रेशियो ऑफ लिफ्टेड लोड टू द अप्लाइड एफर्ट. ओके, तो ये मैकेनिकल एडवांटेज, जो जितना लोड हम लिफ्ट करेंगे और उस लिफ्टेड लोड का, और जितना हम एफर्ट अप्लाई करेंगे उस लोड को उठाने के लिए, दोनों का रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज देता है. और रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म, क्योंकि दो आर्म होगा, एक आपको होगा एफर्ट आर्म होगा जिस पे हम एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हम एफर्ट आर्म में जिससे लोड लिफ्ट होता है, उठता है, उसको हम बोलते हैं लोड आर्म. ठीक है, तो रेशियो ऑफ एफर्ट आर्म एंड रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म एंड लेंथ ऑफ लोड आर्म इज कॉल्ड leverage. We can see this picture. This is the picture of lever, a simple machine. Okay, simple machine is type of lever. They are main three component. Okay, first one is the effort arm, second one is the load arm, third one is the fulcrum. These are the point in lever. Okay, so we can discuss one by one. Okay, what is the effort? Effort is the pressure or force which applied by the woman to lifted the load. Okay, all of you know what is the load. Okay, fulcrum is the point through which lever rotate about that point. Okay,
तो types of liver, they in our syllabus only 3 types of liver have to be discussed. First one is the one arm liver, second one is the two arm liver, or third one is the bell crank liver. Okay, there are only 3 types of liver we have discussed according to our syllabus. So first one is the one arm liver. Arm liver is an example of the hand liver, foot liver, cranking liver. Okay, it has only arm and that is the effort arm. यानी वन आर्म लीवर में ओनली एफर्ट आर्म होगा, इसमें लोड आर्म नहीं होता. ओके, आप लोगों ने सिंपल सा आप लोगों ने जैक देखा होगा, स्क्रू जैक. तो स्क्रू जैक में हम क्या करते हैं, जब लोड को लिफ्ट कराना होता है तो उसके नट को हम क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं. तो रोटेट कराते हैं तो हम एक रड का यूज करते हैं. वो रड जस्ट लाइक द वन आर्म लीवर टाइप है, वही रड समझ लीजिए वन आर्म लीवर है. ओके, इस तरह एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं. ओके, वन आर्म लीवर. अब टू आर्म लीवर जो आपको डिस्कस हो चुका है ऊपर में. अब टू आर्म लीवर आप देख सकते हैं पिक्चर. दिस इज द टू आर्म लीवर. ओके, और one is the load arm, right. Okay, left side is load arm and right side is the effort arm, and pivoted point of lever is called fulcrum. Okay, so ये हुआ आपका टू आर्म लीवर. ओके, टू आर्म लीवर में एक होगा एफर्ट आर्म जिस पे हम लोड अप्लाई करेंगे, एक होगा लोड आर्म जिससे लोड लिफ्टेड होगा, वो लोड को उठाएंगे. ओके, तो ये 3 चीज़ पर डिपेंड करता है. अब देखिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया टू आर्म लीवर को अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट. ओके, लोड एफर्ट ऑफ फल्क्रम के पोजीशन को चेंज करके या उसके आर्म को लेंथ को चेंज करके लोड आर्म का और पोजीशन आर्म लोड आर्म का और एफर्ट आर्म का लेंथ को चेंज करके या आपका फल्क्रम का पोजीशन को चेंज करके हम इसको 3 टाइप में हम इसको डिवाइड करते हैं. ओके, तो फर्स्ट वन होगा वैसा टू आर्म लीवर, यानी विच टाइप ऑफ आर्म लीवर देयर आर्म लेंथ ऑफ एफर्ट एंड लेंथ ऑफ लोड आर इक्वल. ओके, यानी वैसा आर्म जिसमें, यानी वैसा टू आर्म लीवर जिसमें लेंथ ऑफ एफर्ट एंड लेंथ ऑफ लोड का जो के दोनों होगा क्या, इक्वल होगा. ओके, ओके, और इसका एग्जांपल है जो हम मेनली यूज करते हैं वो है आपका, और बीच में क्या होगा, पाइवोटेड होगा फल्क्रम. ओके, इसी दोनों के बीच. और हम जानते हैं इसका एग्जांपल जो होगा वो होगा आपका रॉकर आर्म. आप देखे होंगे रॉकर आर्म ऑफ आईसी इंजन, बीम ऑफ बैलेंस करने के लिए हैंडल. ओके, एंड हैंडल ऑफ हैंड पंप आप देखा होगा, हैंड पंप का हैंडल. ओके, ये सब क्या होंगे, टू इक्वल आर्म लीवर का एग्जांपल. ओके, यानी दोनों के बीच का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा. ओके, सेकेंड वन इज द, अब वैसा टू आर्म लीवर, यानी it is such type of two arm lever in which length of load is smaller than the
लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म। ओके, यानी इसमें जो लॉन्गर होगा आपका एफर्ट आर्म किससे, लोड आर्म से। ओके, तीसरा हुआ आपका इट इज सच टाइप ऑफ आर्म लीवर। ओके, इट इज such type of lever in which length of effort less than the length of load arm. Okay, so next one question is why lever are tapered at the end. Basically this type of tapered end actually used in the one arm lever. ओके, तो ये जो लीवर टेपर्ड यूज किया जाता है और वन आर्म लीवर में किया जाता है, उसका थिकनेस तो हर जगह कांस्टेंट होगा। ओके, बट विड्थ क्या होगा, वो वेरी करता है। तो जिस पॉइंट पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं पिक्चर में ये हुआ आपका वन हैंड आर्म का पिक्चर है। तो वन हैंड आर्म का पिक्चर तो जो शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, जिसको हमको रोटेट कराना होता है। ओके, तो जिस शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, उस शाफ्ट को हमको रोटेट कराना होता है, तो ये है आपका लीवर, ये है आपका हैंड लीवर। ठीक है, और लास्ट वाला पार्ट है हैंडल। ओके, तो इस लीवर को इसको रोटेट कराने के लिए, यानी लिफ्ट कराने के लिए, लोड को ऊपर उठाने के लिए, इसको हमको रोटेट कराना होता है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो शाफ्ट से कनेक्टेड है डायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शाफ्ट से कनेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं बॉस। ओके, और जो इसके एंड पॉइंट पर होता है, जो हमको क्या करते हैं, उसको हम पकड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं हैंडल। ओके, तो जैसे जैसे हम, अगर ये बहुत स्मॉल रहेगा आपका लीवर, अगर उसको घुमाना होगा तो बहुत अधिक एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, और जितना ही लंबा अगर रहेगा, एफर्ट क्या होगा, कम लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि जो यहाँ पर मोमेंट है वो क्या करता है, वेरी करता है विद द लेंथ। तो जो मोमेंट है, वेरिंग मोमेंट है, यहाँ पर होता है, जो इसके जस्ट बगल में मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है हैंडल की तरफ, ये वेरिंग मोमेंट कम होते जाता है। तो यहाँ पर मोमेंट अधिक है। ओके, जब यहाँ पे जस्ट नियर टू द बॉस मोमेंट अगर अधिक है, तो वहाँ पर वेरिंग मोमेंट अधिक है, तो वहाँ का विड्थ को हम क्या कर देते हैं, अधिक करते हैं। और जैसे जैसे उसको इसके फार अवे जाता है, इसके जस्ट हैंडल की तरफ आएगा, नियर टू द हैंडल, वहाँ पे विड्थ कम होता है, क्योंकि वहाँ पर वेरिंग मोमेंट की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। ओके, इसलिए यहाँ पर विड्थ को हम क्या रखते हैं, कम रखते हैं। आई होप all of you got it. Okay, so next is the cross section of lever. So there are two types of lever actually. One is the rectangular lever, a second one is the elliptical lever. क्रॉस सेक्शन का हम यूज करते हैं। ओके, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो सेक्शन मॉडुलस होता है, अगर रेक्टेंगुलर लीवर है, क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगुलर लीवर का जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है, दूसरा का क्या हो सकता है, एलिप्टिकल सेक्शन है। मेनली दो यूज हम करते हैं। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो होगा सेक्शन मॉडुलस, आप लोगों ने शो में पढ़ा होगा। तो सेक्शन मॉडुलस इसका होगा, अगर उस रेक्टेंगुलर सेक्शन का थिकनेस टी हो और हाइट h हो, तो उसका सेक्शन मॉडुलस होगा TH² बाई में 6। आप लोगों ने पढ़ा होगा सेक्शन मॉडुलस होता है
आई बाई में वाई। आप लोग पढ़ा होगा एक मोमेंट बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, एम बाई में आई इजकल टू सिग्मा बाई में वाई बड़ा इजकल टू ए बाई में आर। तो उससे निकलता है सेक्शन मॉडुलस। ओके, तो सेक्शन मॉडुलस होगा जेड इजकल टू टी एच स्क्वायर बाई में 6 आफ्टर सॉल्यूशन के बाद। ओके, क्योंकि इसका जो रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो वो होगा आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो डायमीटर होगा, सॉरी रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा टी एच पे पावर 3/12। ओके, तो उसके अनुसार अगर हम फिर उसमें एच बाई टू का डिवाइड करेंगे, एच बाई टू का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा टी एच स्क्वायर बाई में 6। ओके, उसी तरह एलिप्टिकल सेक्शन का जो सेक्शन मॉडुलस होता है π/32 बी इंटू ए का स्क्वायर। बी है मेजर एक्सिस, नहीं माइनर एक्सिस, ए है आपका मेजर एक्सिस का लेंथ, बी है आपका माइनर एक्सिस का लेंथ। ओके, सो डिजाइन ऑफ हैंड लीवर। तो डिजाइन ऑफ हैंड लीवर को डिजाइन करने से पहले हम लोग सम नोटेशन यूज करते हैं। यू हैव चूज द सम नोटेशन फॉर डिजाइनिंग ऑफ द हैंड लीवर। ओके, तो हैंड लीवर के डिजाइन करने के लिए हम सम नोटेशन का यूज करते हैं, कुछ ना कुछ हम नोटेशन का यूज करते हैं जो देयर आर मेंशन हियर। ओके, पी इज द फोर्स ऑफ एफर्ट अप्लाई एट द हैंडल इन न्यूटन में होगा। आप देख सकते हैं हैंडल पे पी फोर्स अप्लाई किया जा रहा होगा। और एल ई इफेक्टिव लेंथ ऑफ लीवर आर्म इन mm, यानी ये जो लेंथ होगा इफेक्टिव लेंथ वो होगा जो आपका शाफ्ट है, जो शाफ्ट के मिडिल पॉइंट से हैंड, जो हैंड लीवर होगा, हैंडल होगा, उसके सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ लीवर आर्म इन mm में हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, एल है आपका, स्मॉल एल है ओवर हेड लेंथ ऑफ द शाफ्ट इन mm। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवर लेंथ ए है आपका एल। तो ये है आपका जो हैंडल का एक्सिस, जो लीवर का एक्सिस है, और इट इज़ द लेंथ बिटवीन द हैंडल एक्सिस या लीवर एक्सिस या वन हैंड लीवर एक्सिस टू द diameter to the center of bearing. It means it is the length between the axis of hand lever to the center of bearing. Okay, इसको हम डिनोट करते हैं एल से। जो डी बी है आपका, डी सफिक्स बी, ये है आपका डायमीटर ऑफ बॉस। आप इसको जो पॉइंट कनेक्टेड है बॉस है, आपको पहले बता चुका है। तो बॉस डी बी द डायमीटर ऑफ बॉस, एल बी है आपका लेंथ ऑफ बॉस। ओके, डी वन क्या है? डी वन इज द डायमीटर ऑफ शाफ्ट एट द सेंटर ऑफ बेयरिंग। ओके, यानी जो बेयरिंग होगा, बेयरिंग है तो बेयरिंग पे जो शाफ्ट है उसका क्या डायमीटर अधिक लेते हैं हम बेसिकली। ओके, तो वहाँ पर डायमीटर हमने रखा है D1 एट द सेंटर ऑफ बेयरिंग। ओके, तो इट इज दीज आर द नोटेशन। ओके, हियर सिग्मा टी इज द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है विच इज इंड्यूस इन द लीवर। ओके, एंड परमिसिबल shear स्ट्रेस ओके ऑफ द लीवर इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, यहाँ पर भी न्यूटन पर mm स्क्वायर में हम दोनों ले लिए। सो तो नाउ स्टार्ट द डिजाइन ऑफ हैंड लीवर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वी कैन सी दिस पिक्चर। ओके, you can see this picture. Okay, so तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका पी है
और बॉस के जो सेंटर है, बॉस के सेंटर से और हैंडल के सेंटर के बीच का जो लेंथ है जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, यानी एफर्ट अप्लाई करें हैंडल पे P और इफेक्टिव लेंथ है कितना L, तो ट्विस्टिंग मोमेंट कितना होगा। तो ट्विस्टिंग मोमेंट हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो P इंटू क्या हो जाएगा LE, यानी इस पर कितना ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, यानी टॉर्क कितना लग रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट यानी टॉर्क कितना लग रहा है, वो है P इंटू LE, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है LE। ओके, तो यहाँ से हो गया हमारा एक क्या आ गया, टॉर्क आ गया। ओके, इसी को बोलते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क। ओके, अब टॉर्क आ गया तो हमको फर्स्ट अपन क्या डिजाइन करना है, तो फाइंड आउट करना होगा शाफ्ट का डायमीटर। तो शाफ्ट के डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट यानी प्योर ट्विस्टिंग मोमेंट फॉर्मूला लगाएंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो आप लोग 100 में पढ़ चुके हैं। ओके, तो ट्विस्टिंग मोमेंट आप जानते हैं क्या होता है। ट्विस्टिंग मोमेंट यानी जो प्योर टॉर्क होता है T इक्वल टू होता है π/16 टाउ सफिक्स S इंटू डी पर पावर क्यू। ये है आपका ट्विस्टिंग फॉर्मूला, और ट्विस्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला है आपका, प्योर टॉर्क का फॉर्मूला है, जिससे हम T हमारा ऊपर से आ गया इक्वेशन 1 से, T का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे तो हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पर क्या D का वैल्यू, तो यहाँ से D का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, यानी डायमीटर ऑफ शाफ्ट को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अब दूसरा है द डायमीटर ऑफ शाफ्ट एट द सेंटर ऑफ बेयरिंग इज D1 है, देखिए इज ऑब्टेन बाय द कंसिस्टिंग ऑफ द शाफ्ट इन टू कंबाइंड ट्विस्टिंग। देखिए यहाँ पर दो सेंटर ऑफ जो बेयरिंग है, बेयरिंग के सेंटर पे दो आपको लग रहा है फोर्स, दो टाइप्स का, एक तो बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, आप देख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट होगा P इंटू L, फोर्स इंटू L, और दूसरा क्या होगा टॉर्क, जो आपको लग रहा है कहाँ पे, सेंटर ऑफ बेयरिंग पे। तो ये इस पे देखिए हैंडल पे लगेगा, फोर्स P लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L, तो P फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, और टॉर्क प्योर टॉर्क लग रहा है, यानी जो ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, टॉर्क जो लग रहा है P इंटू परपेंडिकुलर लेंथ LE। ओके, तो दोनों को कंबाइन करेंगे, यानी आपका हम क्या यहाँ पर आप डिजाइन मशीन डिजाइन में या आपको शो में आपने पढ़ा होगा इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट मोमेंट। ओके, इक्विवेलेंट मोमेंट या कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो इक्विवेलेंट मोमेंट अगर हम निकालेंगे तो वो होता है आपका, इक्विवेलेंट टॉर्क अगर हम निकालेंगे तो होता है आपका हमारा, दोनों अलग होता है। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं M होगा P इंटू L, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, जो उसको क्या करेगा, उस शाफ्ट को बेंड कराना चाहेगा। ओके, और जो T है आपका ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क, उसको क्या करेगा, टॉर्सन उसमें क्रिएट करेगा, उसको रोटेट कराना चाहेगा, उसको ट्विस्ट कराना चाहेगा। ओके, तो दोनों का कंबाइन इफेक्ट होगा, यानी जो इक्विवेलेंट टॉर्क होगा वो होता है आपका इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट या इक्विवेलेंट टॉर्क होता है m² प्लस T²। वहीं इक्विवेलेंट अगर मोमेंट लेना हो तो बेंडिंग मोमेंट, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट तो हो जाता है 1/2 ओके T² प्लस √m² प्लस T²। ओके, सॉरी, यानी M इक्वल टू हो जाता है 1/2 m² प्लस 1/2 √1 m² प्लस √m² प्लस T² का √ क्लोज। ओके, मतलब ब्रैकेट क्लोज, तो वो होता है बेंडिंग
इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है आपका टी इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। क्योंकि हम शाफ्ट का वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर हम हर जगह यूज करेंगे ट्विस्टिंग मोमेंट यानी टॉर्क का। ओके, तो ट्विस्टिंग मोमेंट यहाँ से हम दोनों का वैल्यू रखेंगे, एक पी एल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे टी इक्विवेलेंट पाई। जब टी इक्विवेलेंट आया 21 पॉइंट पाया सेंटर ऑफ टी, जो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट यानी इक्विवेलेंट जो टॉर्क आया 21 पॉइंट पे आया ये सेंटर ऑफ बेरिंग पे। तो सेंटर ऑफ बेरिंग के लिए अगर ट्विस्टिंग मोमेंट अगर हम इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट अगर निकालेंगे तो पाई/16 इंटू टाउ, वो शियर स्ट्रेस है आपका, इंटू वहाँ पर हमारा जो डायमीटर है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डायमीटर है वो है आपका D1। ओके, तो डायमीटर है D1। तो यहाँ पर हम क्योंकि हम कंसंट्रेट कर रहे हैं किस पे, सेंटर ऑफ बेरिंग शाफ्ट पे। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, जो डायमीटर हम लेंगे अब क्या D1। ओके, तो हो जाएगा D1Q और TE हमारा आ चुका है, कितना आया इक्वेशन 3 से P इंटू रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस LE का होल स्क्वायर। ओके, का रूट अंडर। ओके, ये आ चुका है, तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या D1 यानी डायमीटर ऑफ सेंटर एट डायमीटर ऑफ शाफ्ट एट द सेंटर ऑफ बेरिंग। ओके, तो कुछ यहाँ पर आपको डाटा है जो जिसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल डाटा, आप इसका यूज करेंगे। तो डायमीटर ऑफ बॉस हमेशा होता है जो DB आपको ऊपर हमने आपको दिखाया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है आपका, ये है DB। ओके, यानी डायमीटर ऑफ बॉस, ये है आपका LB डायमीटर ऑफ लेंथ ऑफ बॉस। ओके, तो ये आप हम लेंगे इसको, और तो डायमीटर ऑफ जो बॉस होता है DB वो होता है 1/6 जो आपका शाफ्ट डायमीटर होगा उसका 1/6 टाइम्स होता है। ओके, और जो लेंथ ऑफ बॉस होगा लेंथ ऑफ बॉस होगा वो होगा दो वेरी करता है आपका 0 से 1.5 के बीच, मतलब 1 से 1.5 के बीच में वेरी करता है। तो D का वैल्यू हम ले सकते हैं D इंटू D यानी उसके शाफ्ट के लेंथ के बराबर, या नहीं शाफ्ट के डायमीटर के बराबर, या उसके 1.5 टाइम्स ऑफ शाफ्ट डायमीटर के बीच में। ओके, तो हम इसको डिजाइन के पर्पज से हम इसको यूज कर सकते हैं। जो भी हमको इफेक्टिव लेंथ लगेगा, लेंथ ऑफ बॉस लगेगा, उसको हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। ओके, अब है डायमेंशन ऑफ की, देख ले इसमें डायमेंशन है क्योंकि इसमें की लगा हुआ है। की का वर्क होता है विच इज obstruct the slipping of lever in the shaft in the shaft। ओके, तो शाफ्ट के अंदर इसका स्लिपिंग को यानी इसको स्लिपेज को क्या करता है, रोकता है, यानी इसको obstruct प्रोवाइड करता है जिससे कि वो स्लिप ना हो। ओके, शाफ्ट स्लिप ना हो। ओके, which provide the obstruct to so that does not take place the slippage in slippage about the shaft। okay, so these are the few terms which is used in dimension of key। okay, the W सफिक्स के इसको हम डिनोट करें विड्थ ऑफ की। ओके, इन एम टी के है थिकनेस ऑफ की है आपका, और एल के या एल बी है लेंथ ऑफ की। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ए होगा आपका सॉरी, जो इसमें हम डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन के पर्पज़ से हम तीनों यूज करते हैं। ओके,
तो जो आपका रेक्टेंगुलर अगर की है तो उसका विड्थ जो होगा वो डायमीटर का 4 टाइम्स बाय डायमीटर का 1/4 होगा। ओके, और उसका थिकनेस होगा 2/3 ओके ऑफ विड्थ के। ओके, और इसका अगर स्क्वायर की लेंगे तो उसका विड्थ और थिकनेस दोनों डायमीटर का 1/4 टाइम्स होगा। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डिजाइन करेंगे किसका, डिजाइन करेंगे हम की का। ओके, की का, तो की का डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, ओके, डिजाइन करने के लिए हम की का हम डिजाइन करने के लिए हम क्या, पहले तो ट्विस्टिंग टॉर्क हमारे जानते हैं कितना आया है हमारा P इंटू एल ई। तो P इंटू एल इजकल टू होगा एल के इंटू डब्ल्यू के इंटू, तो एल के और डब्ल्यू के क्या देगा आपका, एल के और डब्ल्यू के उसका लेंथ होगा और उसका विड्थ होगा। तो दो क्या पैरेलल यानी सेक्शनल व्यू, द अपर साइड सेक्शनल क्रॉस सेक्शन देगा, सेक्शनल क्रॉस सेक्शन देगा। ओके, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू टी के यानी टॉर्क है आपका, जो शेयरिंग वो आपका जो की है, की का हम दिया हुआ की के मटेरियल का टॉर्सन दिया हुआ है यानी शियर स्ट्रेस दिया हुआ है टी के। तो दोनों को अगर एल के इंटू डब्ल्यू के इंटू टी के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा देगा क्या, फोर्स है, शियर फोर्स, और उसमें D/2 से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो हमारा दे देगा टॉर्क। ओके, तो यहाँ से हम फाइंड आउट, क्योंकि हमारा D/Q ऊपर से आ चुका है, D/2 आ चुका है, T है ये है, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं उसका थिकनेस भी और उसका जैसे उसका विड्थ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ फाइंड हो तो उसका थिकनेस भी फाइंड आउट कर लेंगे। अगर शियर फेल्यूर है तब कौन सा, अगर की शियर फेल्यूर है, अगर क्रशिंग फेल्यूर हुआ तो क्रशिंग होगा तो हाफ से फेल्यूर होगा, क्योंकि हाफ आपका होता है आप हब में, हाफ जो पुली है की है, हाफ उसका पोजीशन होता है आपका शाफ्ट के साथ और हाफ पोजीशन होता है की के साथ। तो हाफ शाफ्ट का हम बात करें तो शाफ्ट का हाफ पार्ट होगा तो उसका थिकनेस क्या हो जाएगा, TK/2। तो यहाँ पर जो टॉर्क होगा एल के इंटू TK/2 ओके इंटू सिग्मा, एक है जो सिग्मा CR है वो क्रशिंग स्ट्रेस है। ओके, इंटू D/2। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डब्ल्यू के एंड TK का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आपको इतना ही इसमें पढ़ना है। ओके, इसको नहीं, डायमेंशन ऑफ लीवर क्रॉस सेक्शन, इसको आपको अगर आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन लीवर आप दो टाइप का क्रॉस सेक्शन लीवर लेते हैं। एक लेते हैं आपको हम चलिए इसको भी हम कर ही देते हैं। तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लेते हैं और एलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन लेते हैं। अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लेंगे तो मान लो इसका विड्थ क्या है, B है, डेप्थ क्या है, अब T है उसका या थिकनेस है, तो और टेकिंग B इजकल तो 2T, हम हमेशा B जो लेंगे, B का वैल्यू लेंगे वो 2T लेंगे या 3T लेंगे अगर उसके थिकनेस के अनुसार। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हम निकालेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट जो निकालेंगे तो यहाँ पर होगा P इंटू LE माइनस DB/2, क्योंकि ये जाएगा सेंटर पे, क्योंकि बॉस का जो सेंटर है, क्योंकि ये हम किसका निकाल रहे हैं, बेंडिंग ना, तो उसका क्रॉस सेक्शन बेंडिंग मोमेंट इस पर कितना लगा, तो बेंडिंग मोमेंट हमको कहाँ पर निकालना होगा, यानी क्रॉस जो हमारा बॉस का इंड पॉइंट है यानी इस पॉइंट पर हमको क्या होगा, निकालना होगा। ओके, तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, D/2 कर लेते हैं सेंटर पे। ओके, तो उसमें D/2 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, L है टोटल, LE है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ LE है, और A है DB है क्या, टोटल इसका डायमीटर है, तो DB/2 कर देंगे तो इसका सेंटर से हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो इसका सेंटर से होगा। ओके, तो A जो शिफ्ट होकर चला जाएगा कहाँ पे, जस्ट इसके बॉस के इस साइड पे यानी लेफ्ट वाले पॉइंट पे। ओके, तो यहाँ पर कितना इसका क्रॉस सेक्शनल कितना मोमेंट लग रहा है इस लीवर का, वो आपको फाइंड करना होगा
फाइंड करेंगे तो क्या होगा आपका मोमेंट P जो अप्लाइड एफर्ट है P इंटू एल ई माइनस डी बी बाई टू। आप तो उस पॉइंट पे आ गया, यानी एकदम लास्ट वाले पॉइंट पे जहाँ पे बॉस इंड हो रहा है और लीवर स्टार्ट हो रहा है, जस्ट लीवर स्टार्ट हो रहा है। ओके, उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट होगा P इंटू एल ई माइनस डी बी बाई टू। ओके, तो बेंडिंग स्ट्रेस अब जानते हैं कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो बेंडिंग इक्वेशन से हम जानते हैं, बेंडिंग इक्वेशन अगर हम अप्लाई करेंगे, बेंडिंग इक्वेशन जानते हैं एम बाई आई इजकल टू सिग्मा बाई वाई इंटू ई बाई इजकल टू ई बाई आर। तो यहाँ पर फर्स्ट दो का हम लेंगे तो वहाँ से सिग्मा बी का वैल्यू होगा एम बाई ओके एम बाई आई बाई वाई। ओके ओके, तो आई बाई वाई को हम बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस, तो इसलिए सिग्मा बी इजकल टू हो जाएगा एम बाई जेड। और एम का वैल्यू आ चुका है पी इंटू एल ई माइनस डी वी बाई टू। और जो रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया है तो रेक्टेंगुलर सेक्शन अगर उसका थिकनेस हमने विड्थ बी लिया है और थिकनेस क्या लिखा है टी, तो इसका जो सेक्शन मॉडुलस होगा बी टी स्क्वायर बाई सिक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले ही हमने किया है सेक्शन मॉडुलस, यहाँ पर इसका थिकनेस हमने टी लिखा था तो इसलिए टी एच स्क्वायर बाई सिक्स लिखा था, क्योंकि इसका थिकनेस है, विड्थ था आपका एच, हाइट था एच। ओके, सो तो इसलिए हम इसको बी टी स्क्वायर बाई सिक्स यानी सिक्स पी, तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा सिक्स पी एल ई इंटू डी बी बाई टू बाई में बी टी स्क्वायर। यानी आपका यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस भी हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट। सेक्शन अगर लीवर का क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है उस क्रॉस सेक्शन पे, तो उस पर हमारा क्या होगा, उस क्रॉस सेक्शन में बी का वैल्यू और टी का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उसका थिकनेस और विड्थ दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसका लीवर का किस पॉइंट पे, जब बॉस जिस पॉइंट पे इंड हो रहा है और जस्ट लीवर जब स्टार्ट हो रहा है, यानी बॉस और लीवर के मीटिंग पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं उसका क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं। क्रॉस सेक्शन उस लीवर के क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन निकाल सकते हैं, पी होगा और टी स्क्वायर। यहीं पर आज लेक्चर को एंड करते हैं। ओके, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो गया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट बेल क्रैंक लीवर नेक्स्ट में, ओके, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके ओके, थैंक यू।